दोस्तों, बाजीराव मस्तानी की प्रेम कथा पूरे जगत में फेमस है। 1700 के दशक में बाजीराव नाम के मराठा पेशवा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राज में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। वह एक कुशल तलवारबाज और घुड़सवार थे, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कथा को संजय लीला भंसाली के द्वारा हमने करीब से जाना। इसके बाद ही ज़्यादातर लोग इनके बारे में जान पाए हैं। बाजीराव कुशल शासक तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 20 साल ही पेशवा के रूप में कार्य किया। ये अपनी प्रेम कथा के लिए ज़्यादा प्रचलित रहे। तो चलिए आज बाजीराव मस्तानी के बारे में करीब से जानते हैं। वो कौन थे, कैसे इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और कैसे उनका अंत हुआ। बाजीराव चौथे मराठा सम्राट छत्रपति शाहू राज भोसले के पेशवा यानी प्रधानमंत्री थे। 1720 से अपनी मृत्यु तक उन्होंने एक कार्यभार संभाला हुआ था। ये बाजीराव बल्लाढ़ नाम से भी जाने जाते हैं। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को पूरे देश में फैलाना चाहा। उत्तर में बहुत हद तक सफल भी रहे। अपने 20 साल के कार्यकाल में बाजीराव ने 44 युद्ध किए, जिनमें से एक भी ये युद्ध नहीं हारे। ये अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। बाजीराव की तारीफ ब्रिटिश अफसर भी किया करते थे। उनके अनुसार बाजीराव एक कुशल सेनापति व महान घुड़सवार था। बाजीराव का जन्म ब्राह्मण भात परिवार में हुआ था। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू के पहले पेशवा थे। बाजीराव के एक छोटे भाई चिमाजी अप्पा थे। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण बाजीराव हमेशा से हिंदू धर्म को बहुत तवज्जो देते थे। बाजीराव अपने पिता के बहुत करीब थे। उन्हीं से इन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण की थी। 1720 में बाजीराव के पिता की मौत के बाद शाहू जी ने 20 साल के बाजीराव को मराठा का पेशवा बना दिया था। जब बाजीराव पेशवा बने तब छत्रपति शाहू नाम मात्र के शासक थे। वह ज्यादातर अपने महल सातारा में ही रहा करते थे। मराठा साम्राज्य चलता तो छत्रपति शाहू जी के नाम पर था, लेकिन इसे चलाने वाले ताकतवर हाथ पेशवा के ही होते थे। बाजीराव एक बहुत अच्छे योद्धा होने के साथ साथ अच्छे सेनापति भी थे। मराठों के पास एक विशाल सेना थी, जिसे अपनी सूझबूझ से बाजीराव चलाते थे। यही वजह है थोड़े ही समय में उनका नाम पूरे देश में फैल गया। भारत के उत्तर में उन्होंने जल्द ही मराठा का झंडा लहरा दिया। उनका सपना पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का था। बाजीराव ने बहुत कम समय में लगभग आधे भारत को जीत लिया था। उनका सपना था दिल्ली में भी मराठा का ध्वज लहराए। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक हर तरफ उनके बहादुरी के चर्चे थे। दिल्ली में उस समय अकबर का राज था, लेकिन अकबर भी बाजीराव की बहादुरी, साहस व युद्ध निपुणता को मानता था। कौन थी मस्तानी? मस्तानी हिंदू महाराजा छत्रसाल बुंदेल की बेटी थी। वह इनकी माँ एक मुस्लिम नाचने वाली थी, जिनका नाम रूहानी बाई था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में हुआ था। मस्तानी बेहद खूबसूरत थी, जो तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट व घर के सभी कामकाज में निपुण थी। कला, साहित्य व युद्ध में इन्हें महारत हासिल थी। मस्तानी बहुत अच्छा नाचती व गाती भी थी। मस्तानी राजपूत घराने में जन्मी थी, लेकिन अपनी माँ की तरह उन्होंने मुस्लिम धर्म को ही अपनाया था। मस्तानी के पिता छत्रसाल पन्ना राज के बुंदेलखंड में शासन करते थे। 1728 के समय मुगलों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब राजा ने अपनी बेटी के द्वारा बाजीराव के पास मदद के लिए संदेश भेजा। यहाँ बाजीराव मस्तानी की पहली मुलाकात होती है। उस समय बाजीराव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत में ही थे। बाजीराव की मदद से छत्रसाल मुगलों को हरा देते हैं। मस्तानी बाजीराव की युद्ध कुशल को देख बहुत प्रभावित होती है। छत्रसाल बाजीराव को इनाम के तौर पर अपनी बेटी मस्तानी व अपने राज्य के कुछ हिस्से देते हैं। बाजीराव मस्तानी की सुंदरता व निडरता को देख प्रभावित होते हैं और उसे अपना दिल दे बैठते हैं, जिसके बाद बाजीराव उनसे शादी कर अपनी दूसरी पत्नी बना लेते हैं। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई थी, जिनसे उनकी शादी 11 साल की उम्र में हुई थी। तब काशीबाई 8 साल की थी। काशीबाई व बाजीराव बचपन से ही साथ रहे और वे अच्छे मित्र भी थे। उनका एक बेटा नाना साहब था। मस्तानी से मिलने के बाद बाजीराव को मस्तानी से एक बेटा शमशेर बहादुर हुआ।
जिन्हें पहले कृष्णा नाम दिया गया था, लेकिन मुस्लिम मां होने की वजह से उन्हें मुस्लिम धर्म ही अपनाने के लिए मजबूर किया गया। बाजीराव मस्तानी को अपनी पत्नी बना लिए थे। इससे उनकी पत्नी के साथ साथ उनकी मां व भाई को भी धक्का पहुंचा था। मुस्लिम लड़की को उनकी पत्नी के रूम में कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। बाजीराव मस्तानी के साथ सन्निवाड़ा में स्थित महल में रहा करते थे। काशीबाई ये सब देख मन ही मन बहुत दुखी थी, लेकिन पति की खुशी के लिए वो शांत थी। वह अपनी पति से बेहद प्यार करती थी और उनकी खुशी में ही खुश होती थी। उन्हें मस्तानी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपनी सास और देवर के आगे वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। काशीबाई को उनकी सास ने बहुत भड़काने की कोशिश की। कई बार मस्तानी को मारने की भी कोशिश की गई। 1740 में मस्तानी ने बेटे शमशेर को जन्म दिया। इसी समय काशीबाई ने भी बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय में उनका बेटा मर गया। मस्तानी ने अपने बेटे को अकेले रहकर मुश्किलों के साथ बड़ा किया। जब बाजीराव युद्ध पर गए हुए थे, तब बाजीराव की मां और भाई हिमाजी ने मस्तानी को उनके महल में ही कैद कर दिया था। में उनके साथ बाजीराव के बेटे नाना साहब भी थे। जब बाजीराव युद्ध से लौटे तो ये देख उन्होंने तुरंत मस्तानी के लिए अलग से महल बनाने की घोषणा की और पुणे में मस्तानी महल बनवाया। बाजीराव का परिवार अभी भी शांत नहीं बैठा था। वह मस्तानी को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। बाजीराव का मस्तानी के प्रति प्रेम अद्भुत था। उनका मकसद कभी बुरा नहीं था। वो मस्तानी व अपनी पत्नी काशीबाई दोनों से ही प्रेम रखते थे। मस्तानी भी बाजीराव से प्रेम करती थी और पूरे समाज के सामने अपने प्यार के लिए खड़ी हो जाती थी। काशीबाई अपने पति के लिए अपना सुहाग त्यागने तक को न्यौछावर हो जाती हैं। 1740 में बाजीराव किसी राजनीतिक काम से खरगोन इंदौर के पास गए थे। वहां उन्हें अचानक तेज बुखार आया। वह उस समय मस्तानी को अत्यधिक याद कर रहे थे और पुकार रहे थे। उस समय उनके साथ काशीबाई, उनकी मां व नाना साहब भी थे, लेकिन तापघात के चलते उनकी मौत हो जाती है। बाजीराव का अंतिम संस्कार रावड़खेड़ा के पास नर्मदा नदी के पास ही हुआ था। मस्तानी की मौत को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि बाजीराव की मौत की खबर सुनते ही झटके से उनकी मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने यह खबर सुनने के बाद आत्महत्या कर ली थी। दोनों की मौत के बाद काशीबाई मस्तानी के 6 साल के बेटे शमशेर को अपने साथ रखती हैं और उसे अपना बेटा समझकर बड़ा करती हैं। पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। वह मराठा छत्रपति राजा साहू के चौथे प्रधानमंत्री थे। बाजीराव ने अपना प्रधानमंत्री का पद सन 1720 से अपनी मृत्यु तक संभाला। उनको बाजीराव भल्लाड़ भट्ट और थोरल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह भी माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक देखा नहीं गया। उनके 4 घोड़े थे, नीला, गंगा, सरंगा और आलोक। उनकी देखभाल वह स्वयं करते थे। बाजीराव 6 फुट ऊंचे थे। उनके हाथ भी लंबे थे। बलिष्ठ, तेजस्वी, कांतिवान, तंगई रंग की त्वचा उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती थी। न्यायप्रिय बाजीराव को सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पसंद थे। पूरी सेना को वह सख्त अनुशासन में रखते थे। अपने भाषण से वह सेना को जोश से भर देते थे। सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की उम्र में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सातारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य तो उनके नाम पर चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में ही थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्लाड़ भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई बार किसक्त देने वाले बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित
70 से 80% भारत पर उनका कब्जा था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था। उनमें से एक थे बाजीराव। हालांकि आरोप है कि भारत के ऐसे वीरों को आज़ादी के बाद के शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से भारत से हटाकर मुगल इतिहास को महिमामंडित किया। बाजीराव ने शिवाजी के नाते साहू जी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उसकी ताकत का लोहा मनवाया था। देश में पहली बार हिंदू पद पातशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो, उनके साथ वे न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपाही सलाहकार थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे काफी हद तक पेशवा बाजीराव ने पूरा किया। होलकर, सिंधिया, पवार, शिंदे, गायकवाड़ जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आई, वह सब पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की ही देन थी। ग्वालियर, इंदौर, पूना और बड़ौदा जैसी ताकतवर रियासतें बाजीराव के चलते ही अस्तित्व में आई थी। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव के दम पर जिंदा थी। छत्रसाल की मौत के बाद उनका तिहाई हिस्सा भी बाजीराव को मिला था। हिंदुस्तान के इतिहास में बाजीराव एक ऐसा अकेला योद्धा था जिसने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बाद में यही आक्रमण शैली सेकंड वर्ल्ड वार में अपनाई गई, जिसे ब्लिट्ज क्रीज बोला गया। अमेरिकी सेना ने उनकी पालखेड़ की लड़ाई का एक मॉडल ही बनाकर रखा है, जिस पर सैनिकों को युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाजीराव का युद्ध रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से भी अच्छा माना जाता है। नर्मदा पार सेना ले जाने वाला और 400 वर्ष की यवनी सत्ता को दिल्ली में जाकर ललकारने वाला बाजीराव पहला मराठा था। पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1721 में निजाम उल मुल्क असफ जहाँ प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया, पर तब भी निजाम नहीं माना और मराठों के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूलने लगा। सन 1722 में निजाम को मुगल शासक का वजीर बना दिया गया, परंतु सन 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को डेक्कन से अवध भेज दिया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और वो दोबारा डेक्कन चला गया। सन 1725 में निजाम ने मराठा कर अधिकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया और वह इस प्रयास में सफल हुआ। इसके एवज में 27 अगस्त सन 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया और उन्होंने जालना, बुरहानपुर और खानदेश सहित निजाम के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे पलखेत की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई और उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया। बाजीराव ने सन 1723 में दक्षिण मालवा की ओर से एक अभियान शुरू किया। बाजीराव ने सन 1723 में दक्षिण मालवा की ओर एक अभियान शुरू किया, जिसमें मराठा के प्रमुख रनोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, उदाजीराव पवार, तुकोजीराव पवार और जीवाजीराव पवार ने सफलतापूर्वक चौथ वसूला। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने एक विशाल सेना अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में भेजा, जिसके प्रमुख थे शिंदे, होलकर और पवार। 19 नवंबर 1728 को चिमाजी की सेना ने मुगलों को अमझेरा में हरा दिया। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बंगत के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना दिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च सन 1729 को बाजीराव ने उत्तर दिया और अपनी ताकत से महाराजा छत्रसाल को उनका सम्मान वापस दिलाया।
महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को बहुत ही जागीर सौंपी और अपनी बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवाया। साथ ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी मृत्यु सन 1731 के पहले अपने कुछ मुख्य राज भी मराठों को सौंप दिए। सन 1730 में पेशवा बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को गुजरात भेजा। सर बुलंद खान ने गुजरात का कर इकट्ठा चौथ और सर देशकुई को मराठों को सौंप दिया। बाजीराव ने दाभाड़े, गायकवाड़ और कदमबंदे की सेनाओं को हरा दिया और दभौय के युद्ध में त्रिभंगराव की मृत्यु हो गई। 27 दिसंबर 1732 में निजाम की मुलाकात पेशवा बाजीराव से रमेशराम में हुई, परंतु निजाम ने कसम खाई कि वो मराठों के अभियान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जंजीरा के सिद्दी मुस्लिम राजा एक छोटा राज्य पश्चिमी तटीय भाग और जंजीर के किले को संभालते थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद से वो धीरे धीरे मध्य और उत्तर कोंकण पर भी राज करने लगे। सन 1723 में सिद्दी प्रमुख रसूल कोत खान की मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच युद्ध सा छिड़ गया। उनके एक पुत्र अब्दुल रहमान ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी, जिसके कारण बाजीराव ने कन्होजी अंगरे के पुत्र शेखोजी अंगारे के नेतृत्व में एक सेना मदद के लिए भेज दी। मराठों ने कोंकण और जंजीरा की कई जगहों पर काबू पा लिया और 1733 में ही उन्होंने रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। 19 अप्रैल 1736 में चिमाजी ने सिद्दियों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण लगभग 1500 से ज्यादा सिद्दियों की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रदेशों की अधीनता को याद दिलाया। सन 1719 में मुगलों ने यह भी याद दिलाया कि डेक्कन के 6 प्रांतों से कर वसूलने का मराठों का अधिकार क्या है। उस वक्त निजाम उल मुल्क असफ जाह प्रथम मुगल साम्राज्य का वाइसराय था। उसने दक्कन में नया राज्य निर्माण किया और मराठों को कर वसूली के अधिकार के लिए चुनौती दी। बहुत जल्द ही मराठों ने मालवा और गुजरात में भी प्रदेशों को प्राप्त किया। 19-20 साल के उस युवा बाजीराव ने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा था। मुगल बादशाह के लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। यह घटना भंसाली की फिल्म में नहीं है। दिल्ली पर आक्रमण उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम था। वे अक्सर शिवाजी के नाते छत्रपति साहू जी से कहते थे कि मुगल साम्राज्य की जड़ों यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठों की ताकत को बुलंदी पर पहुंचाना मुमकिन नहीं है और दिल्ली को तो मैं कभी भी कदमों पर झुका दूंगा। छत्रपति साहू 7 से 25 साल की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे थे। वह मुगलों की ताकत को बाखूबी जानते थे, लेकिन बाजीराव का जोश उन पर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे पश्चिम भारत को मुगल आधिपत्य से मुक्त करा दिया था। फिर उन्होंने दक्कन का रुख किया। दक्कन में निजाम, जो मुगल बादशाह से बगावत कर चुका था, एक बड़ी ताकत था। कम सेना होने के बावजूद बाजीराव ने उसे कई युद्धों में हराया और कई शर्तें थोपने के साथ उसे अपने प्रभाव में लिया था। इधर उन्होंने बुंदेलखंड में मुगल सिपाह सलाहकार मोहम्मद हंसज को हराया। इधर उन्होंने बुंदेलखंड में मुगल सिपाही सलाहकार मोहम्मद बंगश को हराया। कई बार पेशवा से मात खा चुके मुगलों का हौसला कमजोर हो चुका था। 1728 से 1735 के बीच पेशवा ने कई जंगें लड़ी। पूरा मालवा और गुजरात उनके कब्जे में आ गया था। बंगश निजाम जैसे कई बड़े सिपाही सलाहकार पस्त हो चुके थे। इधर दिल्ली का दरबार ताकतवर सैयद बंधुओं को ठिकाने लगा चुका था और निजाम पहले ही विद्रोही हो चुका था। औरंगजेब के वंशज और 12वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। जंग लड़ने की उसकी आदत में जंग लगा हुआ था। कई मुगल सिपाही सलाहकार विद्रोह कर रहे थे। उसने वंगश को हटाकर जयसिंह को भेजा, जिसने बाजीराव से हारने के बाद उनको मालवा से चौथ वसूलने का अधिकार दिलवा दिया। मुगल बादशाह ने बाजीराव को डिप्टी गवर्नर भी बना दिया था, लेकिन बाजीराव का बचपन का सपना मुगल बादशाह को अपनी ताकत का परिचय करवाने का था। वह एक प्रांत का डिप्टी गवर्नर बनके या वंगज और निजाम जैसे सिपाही सलाहकार को हराने से कैसे पूरा होता। नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया।
मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सदात खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्हार राव होलकर और पिलाजी जाधव की सेनाएं यमुना पार करके दोआब में आ गई थी। मराठों से खौफ में था सादात खां। उसने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास तो कभी भी एक मोर्चे पर इतनी सेना नहीं रही थी, लेकिन उनकी रणनीति के चलते मल्हार राव होलकर ने रणनीति अनुसार मैदान छोड़ दिया। सदात खां ने इसे मराठों का डर न समझा और उन्होंने डींगे मारते हुए अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया और खुद सेना लेकर मथुरा की तरफ चला गया। बस उसी वक्त बाजीराव ने सदात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि यह खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ गया। आज जहां तालकटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेरा डाला। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में अब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव ने तालकटोरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घोड़े थे उनके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 8 से 10,000 सैनिकों की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के 500 लड़कों ने उन सेना को बुरी तरह शिकस्त कर दिया। यह 28 मार्च 1737 का दिन था। मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन था। कितना आसान था बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली पर कब्जा कर लेना, लेकिन बाजीराव की जान तो पुणे में बसती थी, महाराष्ट्र में बसती थी। वो 3 दिन तक वहीं रुका। एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली थी कि लाल किले को गुप्त रास्ते से भागकर अवध चला जाए, लेकिन बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता था। वो 3 दिन तक वही डेरा डाले रहा। पूरी दिल्ली एक तरह से मराठों के रहमो करम पर थी। उनके बाद बाजीराव वापस लौट गया। अपनी इज्जत गंवा चुके मुगल बादशाह रंगीला ने निजाम से मदद मांगी। निजाम दक्कन से निकल पड़ा। इधर से बाजीराव और उधर से निजाम दोनों मध्य प्रदेश के सिरोंजी में मिले, लेकिन कई बार बाजीराव से पिट चुके निजाम ने उनको केवल इतना बताया कि वो मुगल बादशाह से मिलने जा रहे हैं, किसी युद्ध के लिए नहीं। निजाम को मराठाओं ने रास्ता दे दिया। निजाम दिल्ली आया और उसने कई मुगल सिपाही सलाहकारों ने हाथ मिलाते हुए बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लेकर निजाम दिल्ली आया और उसने कई मुगल सिपाही सलाहकारों से हाथ मिलाते हुए बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लेकर कूच कर दिया। लेकिन बाजीराव बल्लाल भट्ट दूरदर्शी योद्धा था। वह पहले से ही यह सब जानता था। वह अपने भाई चिमाजी अप्पा के साथ 10,000 सैनिकों को दक्कन की सुरक्षा का भार देकर 80,000 सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हारने का इरादा था, ताकि वे फिर सिर न उठा सके। दिल्ली से निजाम की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना और दक्कन से बाजीराव की अगुवाई में मराठा सेना निकल पड़ी। दोनों सेनाएं भोपाल में मिली। 24 दिसंबर 1737 के दिन मराठा सेना ने मुगलों को जबरदस्त तरीके से हराया। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को यह संधि दोहरा में हुई। मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपे। चूंकि निजाम हर बार संधि तोड़ता था, सो बाजीराव ने इस बार निजाम को मजबूर किया कि वो कुरान की कसम खाकर संधि की शर्तें दोहराए। यह मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और मराठों की सबसे बड़ी जीत।
पेशवा बाजीराव भल्लाड़ भट्ट यही नहीं रुका। अगला अभियान उसका पुर्तगालियों के खिलाफ था। कई युद्धों में उन्हें हराकर उनको अपनी सत्ता मानने पर उसने मजबूर किया। पुर्तगालियों ने कई पश्चिमी तटों पर कब्जा कर लिया था। सालसेट द्वीप पर उन्होंने अवैध तरीके से एक फैक्ट्री बना दी थी और वह हिंदुओं में जातिवाद बढ़ाकर धर्मांतरण का कार्य कर रहे थे। बसई युद्ध के बाद मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव ने अपनी एक सेना चिमाजी के नेतृत्व में भेजी और थाना किला और बेसिन पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस समय वे इंदौर के पास खरगोन शहर में रुके थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाजीराव का निधन मालवा में ही नर्मदा किनारे रवेर खेड़ी में लू लगने के कारण हुई थी। अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में न चल बसता तो ना अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें होती। बाजीराव का केवल 40 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चले जाना मराठों के लिए नहीं, देश की काफ़ी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा भारत और कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। वाराणसी में उनके नाम का एक घाट है जो खुद बाजीराव ने 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में उनकी एक मूर्ति है। कच्छ में उनका बनाया आईना महल, पूना में मस्तानी महल और शनिवार वाड़ा है। पूना शहर को कस्बे से महानगर में तब्दील करने वाले बाजीराव बल्लाळ भट्ट थे और सतारा से लाकर कई अमीर परिवार वहां बसाए गए थे। आइए जानते हैं मस्तानी के बारे में। मस्तानी के आरंभिक जीवन का इतिहास विवादास्पद तथा मुख्यतः किंवदंतियों पर आधारित है। सुशीला वैद्य के अनुसार 18वीं शताब्दी के पूर्व मध्यकाल में मराठा इतिहास में मस्तानी का विशेष उल्लेख मिलता है। खबर और लेखों से मालूम पड़ता है कि मस्तानी अफगान और गुर्जर जात की थी। इनका जन्म नृत्य करने वाली जाति में हुआ था। गुजरात के गीतों में इन्हें नृत्यांगना या यवन कंचनी के नाम से भी संबोधित किया गया था। वस्तुतः यह विवरण सुशीला वैद्य ने अल्पज्ञात स्त्रोतों के आधार पर लिखा था। वस्तुतः यह विवरण सुशीला वैद्य ने अल्पज्ञात स्त्रोतों के आधार पर लिखा है। वास्तव में यह विषय अत्यंत विवादास्पद रहा है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई ने लिखा है कि मस्तानी का वंश अज्ञात है। परंपरा से वह एक हिंदू पिता और मुसलमान माता की संतान कही जाती हैं। वस्तुतः मस्तानी के माता पिता तथा कुल आदि के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। इस संबंध में समकालीन लेखकों ने परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए हैं। बाजीराव के एक प्राचीन जीवन चरित्र के अनुसार मस्तानी हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी। नवाब की बेगम ने उनका विवाह बाजीराव से कर देने का आग्रह किया ताकि निजाम बाजीराव की मित्रता अस्थायी बन सके। विवाह संस्कार संपन्न किया गया, पर प्रत्यक्ष बाजीराव से नहीं वरन उनके खंजर से। बाद में बाजीराव ने उसे अपने पास बुला लिया। कुछ अन्य लेखों के अनुसार मस्तानी महाराजा छत्रसाल की एक राखेल की पुत्री थी। जब उसने बाजीराव द्वारा दी गई सहायता के लिए उसे अनेक उपहार आदि दिए तो मस्तानी भी उनमें से एक थी। कुछ और लेखकों ने तो केवल इतना ही लिखा है कि वह हिंदू माता और मुस्लिम पिता की पुत्री थी। डॉक्टर भगवान दास गुप्ता का भी मानना है कि मस्तानी के प्रारंभिक जीवन के संबंध में कोई भी विश्वसनीय विवरण उपलब्ध नहीं है। अधिकतर यही धारणा प्रचलित है कि छत्रसाल ने ही उसे पेशवा को भेंट दिया था। बुंदेलखंडी जनश्रुतियों के अनुसार वह छत्रसाल की मुगलानी उपपत्नी से उत्पन्न कन्या थी। मस्तानी अपने समय की अद्वितीय सुंदरी एवं संगीत कला में प्रवीण थी। उन्होंने घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी शिक्षा प्राप्त की थी। सुशील वैद्य के अनुसार गुजरात के नायब सूबेदार सुजात खान और मस्तानी की प्रथम भेंट 1724 ईस्वी के लगभग हुई। चिमाजी अप्पा ने उसी वर्ष सुजात खां पर आक्रमण किया। युद्ध क्षेत्र में ही सुजात खां की मृत्यु हो गई।
लूटी हुई सामग्री के साथ मस्तानी भी चिमाजी अप्पा को प्राप्त हुई। चिमाजी अप्पा ने उन्हें बाजीराव के पास पहुंचा दिया। तदुपरांत मस्तानी और बाजीराव एक दूसरे के लिए ही जीवित रहे। 1727 ईस्वी में प्रयागराज के सूबेदार मोहम्मद खान वंशज के 1727 ईस्वी में प्रयागराज के सूबेदार मोहम्मद खान वंगज ने राजा छत्रसाल यानी बुंदेलखंड पर चढ़ाई की। राजा छत्रसाल ने तुरंत ही पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी। बाजीराव अपनी सेना सहित बुंदेलखंड की ओर बढ़े। मस्तानी भी बाजीराव के साथ गई। मराठे और मुगल 2 वर्षों तक युद्ध चलते रहे। मराठों और मुगलों में 2 वर्ष तक युद्ध चलते रहे। तत्पश्चात बाजीराव जीते। छत्रसाल अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने मस्तानी को अपनी पुत्री के समान माना था। इस विवरण में भी मस्तानी से संबंधित अंश सुशीला बद्र ने अल्पज्ञात स्रोतों के आधार पर ही लिखा है, क्योंकि गोविंद सखाराम सरदेसाई ने स्पष्ट लिखा है कि उनके नाम का प्रथम उल्लेख बाजीराव के ज्येष्ठ पुत्र नाना साहब के विवाह संबंधी वृत्तांतों के प्रमाणिक पत्रों में है। यह विवाह 11 जनवरी 1730 ईस्वी को हुआ था। उसी वर्ष बाजीराव ने पुणे में अपने शनिवार भवन का निर्माण किया था। अपने उपन्यास राहुस्वामी में नागनाथ ईमानदार ने भी पूरी तरह ऐतिहासिकता के अनुरूप इसी समय से कथा का आरंभ किया है। उक्त भवन में बाजीराव ने जहां मस्तानी के रहने का प्रबंध किया, उसे मस्तानी महल और मस्तानी दरवाजा का नाम दिया गया है। मस्तानी अत्यंत सुंदरी थी। वह सुसंस्कृत, कला विज्ञान तथा व्यवहार चतुर थी। वह बाजीराव से अनन्य प्रेम करती थी। वह नृत्य और गायन में तो निपुण थी ही, पर साथ ही कुशल अश्वारोही तथा शस्त्र विद्या में भी निपुण थी। पेशवा के महल में होने वाले गणेशोत्सव के अवसर पर सार्वजनिक समारोहों में उनका गायन हुआ करता था। वह सैनिक अभियानों में भी बाजीराव के साथ रहती थी। वह घोड़े पर सवार होकर सेना में बाजीराव के साथ चलती थी। बाजीराव उससे इतना प्रेम करता था कि वह उसे एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देता था। मस्तानी एक हिंदू पिता की तरह रहती थी। वह हिंदू वेशभूषा में ही रहा करते थे। वह बाजीराव के आराम, उसकी आवश्यकताओं तथा उनके सुख का पूरा ध्यान रखती थी। उसकी पत्नी काशीबाई भी अपने प्रति उसके उदासीन व्यवहार से बड़ी दुखी रहा करती थी। बाजीराव के विरोधी सरदार उसके साथ मस्तानी के प्रेम का उसके विरुद्ध प्रचार करने में उपयोग कर उसे लोगों की दृष्टि में गिराने का प्रयत्न करते थे। बाजीराव मांस और मदिरा का सेवन करने लगा था। महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज में यह वर्ज्य था। लोगों का कहना था कि मस्तानी के संपर्क का ही यह परिणाम था। ब्राह्मण समुदाय तो एक प्रकार से बाजीराव को पतित ही मानने लगा था। इस संबंध से सुप्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई ने दूरदर्शिता एवं सहानुभूति से विचार किया है। उन्होंने लिखा है कि जनसाधारण के अनुसार मांस तथा मदिरा के प्रति बाजीराव का प्रेम मस्तानी की संगत के कारण नहीं था। बाजीराव सदृश व्यक्ति जिनको एक सैनिक का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, ब्राह्मण जात के कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी प्रकार के लोगों से उसका स्वतंत्रता पूर्वक मिलना होता था। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण के संकीर्ण निषेधात्मक जीवन में यह आकस्मिक परिवर्तन स्वाभाविक एवं अनिवार्य थे, क्योंकि उनको दूरस्थ प्रदेशों में जाना होता था तथा राजपूत दरबारों के संपर्क में आना पड़ता था, जहाँ पर मदिरापान, मांसाहार तथा धूम्रपान प्राय हुआ ही करता था। बाजीराव की कमियों का एक सूत्र यह है, अपने प्रसारण काल में मराठा साम्राज्य में निसंदेह महान परिवर्तन हो गया था। बाजीराव से संबंध के कारण मस्तानी को भी अनेक दुख झेलने पड़े, पर बाजीराव के प्रति उनका प्रेम अटूट था। मस्तानी के 1734 ईस्वी में एक पुत्र हुआ। उसका नाम कृष्णराव रखा गया, परंतु पुणे के कठोर रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने उसका जनेऊ संस्कार नहीं होने दिया। बाजीराव ने कालपी और बांदा की सूबेदारी उसे देने की घोषणा कर दी थी। साथ ही परिवार के लोगों को यह डर भी था कि कहीं बाजीराव उसको आने वाला पेशवा न घोषित कर दे। इसी वजह से बाजीराव के और मस्तानी के देहांत के बाद उसे 6 वर्षीय बालक को मुस्लिम नाम दे दिया गया, शमशेर बहादुर।
शमशेर बहादुर ने पेशवा परिवार की बड़े लगन और परिश्रम से सेवा की। 1731 ईस्वी में शमशेर बहादुर मराठों की ओर से लड़ते हुए पानीपत के मैदान में मारा गया। 1739 ईस्वी के आरंभ में पेशवा बाजीराव और मस्तानी का संबंध विच्छेद कराने के असफल प्रयत्न किए गए। 1739 ईस्वी के अंतिम दिनों में बाजीराव को आवश्यक कार्य से पुनः छोड़ना पड़ा। मस्तानी पेशवा के साथ न जा सकी। चिमाजी अप्पा और नाना साहब ने मस्तानी के प्रति कठोर योजना बनाई। श्रीमंत चिमाजी अप्पा बल्लाड़ भट्ट बाजीराव पेशवा के छोटे भाई थे। जब पश्चिम तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया था, तब चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में ही यह क्षेत्र मुक्त हुआ था। इसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध वसई में लड़ा गया और इस युद्ध में इनकी जीत हुई। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र होने के साथ साथ भारत के महान सम्राटों में से एक बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा को बचपन से ही युद्ध की कलाई सीखने का मौका मिला। इतना ही नहीं, यह अपने बड़े भाई बाजीराव पेशवा प्रथम के छोटे से लेकर बड़े कार्यों में मदद करते थे। जहां पर बाजीराव नहीं पहुंच सकते थे, वहां पर सेना के एक टुकड़ी का नेतृत्वकर्ता बनाकर चिमाजी अप्पा को भेजा जाता था। मराठी साम्राज्य के साथ साथ हिंदुत्व की रक्षा और भारतवर्ष की सुरक्षा हेतु यह सदैव तत्पर रहते थे और हर युद्ध में अनुकूल प्रदर्शन करते थे। बाजीराव इनसे काफ़ी प्रसन्न और प्रभावित भी थे। सन 1733 ईस्वी के शंकर भुआ सिंधे के साथ मिलकर चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों से बेलापुर के किले को छीन लिया। सरदार जनकोजीराव सिंधे, जो कि राणोजीराव सिंधे के वास्तविक दादा और दत्तजीराव सिंधे के वास्तविक छोटे भाई थे, के साथ मिलकर हमला किया। साथ में प्रतिज्ञा ली कि पुर्तगालियों को सफलतापूर्वक हटा दिया तो वे पास के ही एक अमृतेश्वर मंदिर में बेल के पत्तों की एक माला रखेंगे और जीत के बाद किले का नाम बदलकर बेलापुर किला रख दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सन 1736 ईस्वी में चिमाजी अप्पा ने सिंधियों को पराजित किया। उस समय की बात है जब पुर्तगालियों के बाद धीरे धीरे भारत में अंग्रेज, डच और फ्रांस के लोग समुद्र मार्ग के रास्ते से भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आने लगे थे। गुजरात के समुद्री तट पर पुर्तगालियों की विशाल सेना डेरा डाले हुए थे, जिन्हें पराजित करना मुश्किल था क्योंकि सैनिक अधिक संख्या में थे। वसई किले पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था, जिनसे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। चिमाजी अप्पा मजबूत पुर्तगालियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए अपनी छोटी सी सेना के साथ आगे बढ़ गए और उन पर धावा बोल दिया। पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई के भीषण युग में मराठों की जीत हुई। 28 मार्च 1737 को राणोजीराव सिंधे और सरकुंबा सिंधे के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने अर्नला के राजनीतिक द्वीप किले पर कब्जा कर लिया। 1737 ईस्वी में ठाणे और सालसेट द्वीप को मुक्त करा दिया गया। नवंबर 1738 में चिमाजी अप्पा ने दहानू के किले पर कब्जा कर लिया। सन 1739 ईस्वी की बात है, बाजीराव पेशवा ने चिमाजी अप्पा को बेसिन से भी पुर्तगालियों को हटाने का आदेश दिया। सब काम शांति से निपट जाए, इसके लिए चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों को पत्र लिखकर संदेश दिया कि बेसिन क्षेत्र को जितना जल्दी हो सके खाली किया जाए। लेकिन पुर्तगालियों की तरफ से किसी भी पत्र का ठीक से जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में चिमाजी अप्पा के पास युद्ध ही एकमात्र विकल्प था, जो कि आसान नहीं था। चिमाजी अप्पा के पास अब मराठा सरदारों को एकत्रित करने की बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई, ताकि पुर्तगालियों से युद्ध के मैदान में लोहा लिया जा सके। कान्होजी अंग्रे के पुत्र से चिमाजी अप्पा ने संपर्क किया और कई मराठा सरदारों को एकजुट किया और बेसिन के किले पर डेरा डाल दिया, जिसके चलते सन 1739 ईस्वी में ही पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पुर्तगालियों ने बेसिन को मराठों के हवाले कर दिया। पुर्तगाली न सिर्फ भारत में अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे, बल्कि धर्म परिवर्तन पर भी विशेष जोर दे रहे थे। 20 जनवरी 1739 को माहिमा को भी अपने कब्जे में ले लिया। फरवरी 1739 चिमाजी अप्पा ने बेचैन किले पर आक्रमण किया। वर्सोवा और धारावी किले पर कब्जा किया। बेसिन के किलों को चारों ओर से घेर लिया गया। साथ ही किले के समीप चारों तरफ विस्फोटक सामग्री लगा दी गई। विस्फोट की वजह से किले की दीवारों में दरारें पड़ गई। जैसे ही रणजीराव सिंधे और उनके चचेरे दादाजी नानाजीराव के पुत्र श्री चंगोजीराव ने किले में प्रवेश लिया, पुर्तगालियों ने आधुनिक हथियारों के साथ उन पर हमला कर दिया। सेंट सेबेस्टियन का टावर एक विस्फोट में ढह गया और पुर्तगाली का मनोबल गिर गया। सभी प्रतिरोध तुरंत बंद हो गए। 16 मई को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुर्तगाली कप्तान केतनो डिसूजा परेरा ने समर्पण कर हस्ताक्षर किए, क्योंकि सेना के अधिकांश अधिकारी पहले ही मर चुके थे। इसके बाद तेजी से चंगोजीराव सिंधे
करगेवो महिमा के किले के कब्जे के बाद 1739 को दीप और करंजा के किले को राओलोजी सिंधे की सेना में पुर्तगाली हार गए। पुर्तगाली स्त्रोतों से पता चलता है कि 1737 से 1740 ईस्वी के दौरान चिमाजी अप्पा के साथ पूरे युद्ध के दौरान उत्तरी प्रांत की राजधानी के अलावा उन्होंने आगे 8 शहरों, 4 मुख्य बंदरगाहों, 20 किले, 2 गढ़ पहाड़ियों और 340 गांवों को खो दिया। यह नुकसान लगभग पूरे उत्तरी प्रांतों को हुआ। हिंदुत्व की रक्षा के लिए और पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए मराठों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। बाजीराव पेशवा की खिलाफत। एक समय था जब चिमाजी अप्पा बाजीराव के मुख्य रणनीतिकार माने जाते थे। जब बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की सहायता की और उन्हें मुगलों के खिलाफ जीत दिलाई। इससे प्रसन्न होकर राजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी की शादी बाजीराव पेशवा के साथ कर दी। लेकिन क्योंकि उनकी माता मुस्लिम थी और वह भी मुस्लिम धर्म को मानती थी, इसलिए बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा और उनकी माता राधाबाई इनके खिलाफ हो गए।